लेना जो हमें पढ़ रहे हैं वो है अपना दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1536 तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। अब इस कार्यकाल के अंतर्गत क्या होगा, इसमें गुलाम आएगा, उसके बाद में और भी एक दो है। इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यामीनी इल्बरी या गुलाम वंश, इसकी जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। इसका राजा रवाना है वो 1206 में हुआ था, मतलब वह राजा कब पड़ता है 1206 में। इसकी गद्दी पे दिल्ली सल्तनत, इसे अपन लाख वर्ष के नाम से भी पुकारते हैं। उसके नाम से लाख वर्ष। इसकी जो राजधानी दिल्ली सल्तनत की उसने रखी थी कहाँ, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। इसका जो दरबार है उसमें संरक्षण मिला हुआ था हसन निजामी को। इसके दरबार में, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की जो रखने वाला है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके जो दरबार है उसमें संरक्षण था हसन निजामी। कुतुब मीनार की जो, जानते हो आप कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में, लोहे का स्तंभ। इसकी जो पहली मंजिल है उसका कार्य, इसको पूरा कराने का काम किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो शेष मंजिल मान लो कि वो समय से पहले गुजर गया तो उसका जो अधूरा छूटा हुआ काम कुतुब मीनार का वो किसने किया था, प्रसिद्ध सूफी। अब ये जो आपका कुतुब मीनार बनाने का मकसद है कि भाई क्यों बनाया था, किसकी याद में बनाया था, किसकी स्मृति में बनाया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत कौन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्मृति मतलब याद, ठीक है। इसकी याद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो स्मृति है उसकी याद में क्या बनाया जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। 1210 क्या होता है, चौगान। राजा महाराजा क्या खेलते, पोलो, घोड़े के ऊपर बैठ करके देखा होगा आपने, स्टीम वो खेलते। तो वो खेलते हुए क्या होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आपका ये जो गुलाम वंश है इसका, इसके लिए रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1206 में राजा गद्दी में बैठा दिल्ली सल्तनत की, और 1210 में हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अपन इसके अंतर्गत है वो कौन सा है, इल्तुतमिश। ये आपने उतार लिया ना बेटा, देश को इल्तुतमिश। इसका जो कार्यकाल है वह 1210 से लेकर के 1236 तक का माना। अब इसकी पहचान क्या है कि भाई इल्तुतमिश किसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, दामाद। इसका जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान पोलो खेलते हुए, उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी कमान कौन संभालता, उसका दामाद कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इतिहास तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संधिकर्ता।
वास्तविक संगठन करता है, किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। 1226 ने क्या किया था? रणथंभौर को जीता मालवा पर मालवा का दुर्ग है बिलापुर। बिलापुर को जीत लिया। फिर ग्वालियर और कालवा फिर इसने क्या किया? वारिजम सा उत्तर मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इसने क्या किया? चंगेज खान मोल नहीं करता। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा राजा है उसका नाम है इल्तुतमिश का था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। तुर्क साम्राज्य का जो वास्तविक संगठन करता है वो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। 1223 में इसने मालवा पर आक्रमण करके जो भिला का जो दुर्ग है उसको जीत लिया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। दुर्ग कहते हैं किले जानते हैं किला। अगर महाराजा ने जो रहने का जो स्थान होता था वो कहाँ बनाते थे? समतल मैदान में कहाँ बनाते थे? दूर पहाड़ के ऊपर क्यों बनाते थे? उस टाइम मौसम तो पता क्या होता था? एक तो दूर से आती हुई कोई दुश्मन को दिख जाए, एक वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी मिल जाए, इसलिए राजा महाराजा जो महल वगैरह वो कहाँ बनाते थे? अक्सर जितने भी आप किले या दुर्ग देख सकते हो वो कहाँ पे? पहाड़ियों पे बने हैं, पहाड़ों पे बनते हैं। 1226 में इसने क्या किया? रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। किसने? इल्तुतमिश। इसके बाद में उसने ग्वालियर और जालौर पर भी विजय प्राप्त। इसके बाद में आता है कि ख्वारिज़म शाह है मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं। अगर इल्तुतमिश से इस ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता प्रदान कर देता, मतलब उसकी मदद कर देता, तो वो क्या करता? चंगेज खान से उसकी क्या हो जाती? इसलिए उसने क्या किया? इसकी कोई सहायता किसकी नहीं की? ख्वारिज़म शाह का पुत्र है मंगबरनी, उसको सहायता प्रदान नहीं, और ना ही उसको सहायता नहीं देने से चंगेज खान भी क्या रहा? खुश रहा, उसकी दुश्मनी नहीं। अगर वो उसकी सहायता करता तो चंगेज खान उसका क्या बन जाता? दुश्मन बन जाता। ये आपका इल्तुतमिश है, उसके बारे में जानना, ठीक है।
आगे देखिए आप तीसरा आता है इसमें, इसको उतार लो फटाफट। रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के बारे में कुछ पूछना समझ में आ गया आपके? रजिया सुल्तान के बारे में देखिए सामान्य सी जानकारी पहले लिख लो, इसको बताता हूँ मैं। रजिया सुल्तान है वो क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो हत्या है उसके करने के उसकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद में जो दिल्ली की हरकत है उसकी राजा कौन बनती है? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी है वह अपने पुत्रों को चुन करके किसको चुना? रजिया सुल्तान, क्योंकि उस समय वो क्या थी, होशियार थी ज्यादा, उसमें क्या थी, शक्ति कहते हैं कि राजकाज को चलाने की जो सामर्थ्य जो क्षमता थी वो किसमें थी? रजिया सुल्तान। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी जो पुत्री है उसको अपना उत्तराधिकारी, अक्सर तो उत्तराधिकारी कौन होता था उस समय? पुत्र होता था, बड़ा पुत्र है अगर वह लायक नहीं होता या उसमें कोई क्षमता नहीं होती तो उसके बाद में कौन बढ़ता उत्तराधिकारी? छोटा पुत्र जो लायक है शासन सत्ता को संभालने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या स्थिति क्या है, अलग सी थी, इसलिए यहाँ कौन बढ़ती है? इंसान को वो है उत्तराधिकारी चुनता है, पुत्र को लिख लिया ना ये। देखिए आप इसका जो है 1230 से लेकर के 1240 तक मतलब एक पुत्र को उत्तराधिकारी दर्जा न देकर के एक पुत्री को दर्जा दिया जाता है, तो बहुत से लोग इसके क्या करने लग जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके खिलाफ करने लग जाते हैं, इसके घर से क्या करते हैं, दुश्मन से बढ़ जाते हैं। तो वही इसका होता है, पता है ना। फिरोजा की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? उत्तराधिकारी पुत्री को चुना। मेरी मृत्यु के बाद में या मैं शासन संभालने के लायक नहीं रहूं तो मेरा जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगी? मेरी पुत्री सुल्तान मेरा उत्तराधिकारी बनेगी। अब जाहिर बात है परंपरावादी, ये जो परंपरा चली आ रही है सालों से कि एक जो बड़ा पुत्र होता है तो क्या की जाती है, राजगद्दी दी जाती है।
ठीक है ना। तो यहाँ राजगद्दी क्या है, पुत्र को गद्दी किसको दी है, पुत्री को दी है। तो देखिए यहाँ पे जो परंपरावादी और कट्टरपंथी परंपरा यानी जो परंपरा चली आ रही है वर्षों से, कौन सी परंपरा, ये सुल्तान है कौन बनता है, राजा का पुत्र बनता है। लेकिन यहाँ क्या है, राजा का पुत्र न बनकर कौन बनी थी, पुत्री बनी थी। इसलिए उसका जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान का विरोध किया कि हम तुम्हें क्या नहीं मानते, सुल्तान नहीं मानते। अब रजिया ने पुराने समय में क्या थी, पर्दा प्रथा थी। कौन सी थी, रजिया ने क्या किया, इसका रजिया ने इस प्रथा को त्याग, और पर्दा पर्दा ना पर्दा पर्दा कौन सा पर्दे, यानी लड़कियों को क्या होता था, पर्दे के अंदर ही रखा जाता था, उनको कहीं बाहर आने जाने की कोई इजाजत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर एक सुल्तान बनेगी तो पर्दा पर्दा उसे छोड़ना पड़ेगा, किसके सामने जाना पड़ेगा, अपनी जो जनता है उसके सामने जाना पड़ेगा, उनकी समस्या को सुनना पड़ेगा और उनका निपटारा भी करना पड़ेगा। जाहिर बात है, जो सुल्तान बनता है वो क्या करता है, जो उसकी जनता है उसकी जो समस्या है उनका वो क्या करेगा, हरा करेगा। इस पर्दा पर्दा को पुरुषों के समान इसने क्या पहना, पुरुषों के समान कुबा क्या होता है भाई, कोट, और एक होता है कूलर, कूला इसको कहते हैं। ये दोनों वस्त्र उसने धारण किए, इसने रजिया सुल्तान है, क्योंकि ये जो महिला है इसको क्या करना पड़ेगा, जब उसने अपनी जो परंपरा है, अपनी जो पर्दा पड़ता है उसको छोड़ करके उसने क्या ग्रहण किया था, पुरुषों के समान जो कोट है वो पहनना शुरू किया और सर के ऊपर टोपी लगाना उसने शुरू किया, इसने रजिया सुल्तान। आगे देखो आप, उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत अज़मीनिया अमीर खुसर अस्वसाला का प्रधान नियुक्त किया, जमालुद्दीन याकूत। अमीर अकबर,
ये है आपका अश्वशाला। अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला जानते हैं? अश्व किसको कहते हैं? यहाँ पे क्या किया जाता है? घोड़ों को रखा जाता है। घोड़ों का जो घर होता है वो क्या कहलाता है? कैसे? अश्वशाला। ठीक है ना? अब इससे क्या होता है? ये जो नाराज हो जाते हैं, इसको ये युद्ध कर दिया, इसको ये युद्ध कर दिया। अब ये क्या करेंगे? दरिया सुल्तान के खिलाफ क्या करेंगे? साजिश करेंगे। साजिश करके उसको क्या करेंगे? या तो मार देंगे या फिर क्या करेंगे? जल्दी से तो से क्या हो गए थे? ये जो तुर्क में रहने वाले जो अमीर थे वो नाराज हो गए। ये अमीर जमालुद्दीन याकूब को अबिसीनिया धन्यवाद था, इन सबको ये जो बात दे, इससे क्या हो गए थे? ये अमीर तुर्क में क्या हो गए थे? नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विरोध करने की याकूब की हत्या कर दी। याकूब की क्या होती है? सरहिंद के साथ ये विद्रोह क्या होता है? याकूब की हत्या कर दी। बाद में रजिया ने अल्कुनिया से विवाह किया। रजिया ने किससे विवाह किया? रजिया का विवाह किससे हुआ? रजिया के पति का नाम क्या था? अल्कुनिया। उससे क्या किया? उसने विवाह किया। परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 में क्या किया गया? रजिया सुल्तान और अल्कुनिया दोनों को ठिकाने लगा दिया। किसको? रजिया उसके पति अल्कुनिया दोनों को क्या कर दिया गया? ठिकाने लगा दिया गया। मतलब किया गया, उनकी हत्या कर दी। अब क्या होता है? 1240 से लेकर जो 1242 है, 1240 से 1242 ईस्वी का जो समय है, उस समय में क्या होता है? मसूद शाह, बैराम शाह, इस शासनकाल के समय में क्या रहता है? बैराम शाह। बारह सौ 1242 से 1246 कौन इस समय? मसूद 1246 से 1265 नासिरुद्दीन महमूद। इनने क्या ये सत्ता संभाली थी? कौन सी? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये आपकी रजिया सुल्तान। इसके बाद में आता है आपका खलीफा। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ पूछना है क्या?
बात समझ में आई नहीं है रजिया सुल्तान के बारे में? कि दिल्ली सल्तनत है उसमें रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है 1236 से लेकर के 1240 तक माना जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या के बाद इल्तुतमिश की जो पुत्री है से क्या किया जाता है, इल्तुतमिश उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। रजिया सुल्तान क्या बनती है? दिल्ली की सुल्तान। अगर एक महिला के देखते हो कि आप राजा बनने के बाद में लोग उससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कौन से परंपरावादी और कट्टरवादी जो कट्टरपंथी कौन से तुर्की अमीर, उन्होंने रजिया का क्या किया? विरोध किया कि हम एक महिला का जो शासन है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा में क्या देखा है? एक पुरुष को देखा है। इसका अब रजिया ने क्या किया कि भाई जब मैं राजा बनी हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मुझके ऊपर जो भाई वगैरह होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा। तो उसने प्रजा को छोड़ दिया। तो क्या किया? पुरुषों के समान उसने कुबा मतलब कोट और कुला टोपी को धारण किया। के शासक के जो विद्रोह है उसकी क्या कर दी गई थी, या फिर उसकी हत्या कर दी गई। रजिया का जो विवाह है वो अल्कुनिया से होता है, लेकिन दुर्भाग्य वंश क्या किया जाता है? 1200 ईस्वी में उन दोनों की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इनकी रजिया उसके पति अल्कुनिया। उसके बाद 1240 से लेकर 1242 का जो शासनकाल है उसमें बालन शाह क्या बनता है? दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। 1242 से 1246 तक मसूद शाह, और 1246 से लेकर के 1265 तक कौन बनता है? नासिरुद्दीन। आगे देखिए आप बलबन। इसका जो कार्यकाल है वह है 1265 से लेकर के 1265 ईस्वी से 1296 तक माना जाता है। इसका नाम है उलुग खां। बलबन को क्या कहा जाता है? उलुग खां भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। बलबन को क्या कहा जाता है? उलुग खां। इल्तुतमिश के चहलकानी 40 नामक तुर्की दासों के दल से संबंधित था। यानी इल्तुतमिश था उसके समय में जो 40 चहलकानी जो 40 दास थे, आप जानते हो ना, गुलाम कहा जाता है उन दासों में से एक प्रसिद्ध ये भी कौन है? बलबन। उसी से संबंधित दासों में से संबंधित। 1265 में ये गद्दी पर बैठ जाता है। तब गद्दी पर कब बैठता है? 1265। सबसे पहले इसने किसका सामना किया? मंगोल। दीवाने आरिफ को पुनर्गठित किया। पुनर्गठित जानते हो ना?
मतलब जो सेना से संबंधित जो विभाग था उसका क्या किया उसने फिर से गठन किया, उसमें क्या किया कुछ शक्तियों का उसमें बढ़ोतरी की और उसको पुनर्गठित उसने किया। उसने सिजदा और पागोस, सिजदा पागोस, इसका मतलब क्या होता है? सम्राट के सामने, सम्राट के सामने झुककर, झुककर उसके पैरों को चूमना, इसे कहते हैं अपन सिजदा और पागोस। इसको सम्राट है उसके सामने क्या किया जाता है? झुक कर के उसके पैरों को चूमना क्या कहलाता है? सिजदा और पागोस। इस प्रथा को लागू किसने किया था? बलबन ने। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासक था, प्रशासनिक राज्य के निर्माताओं में प्रमुख था। प्रशासनिक ढांचा कौन सा होता है? राजा का जो राज दरबार होता है उससे जो भी कर्मचारी वगैरह, उसको कौन सा विभाग मिला हुआ है, तो उसने क्या किया? उसने ये जो प्रशासनिक जो राजा के राज दरबार में किसको कौन कौन सा कार्यभार मिला हुआ है, तो उससे क्या कहा जाता है? तो निर्माताओं में से प्रमुख था। इसने क्या किया था? काफी कुछ सुधार किया। किसने किया? बलबन। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, क्या बनता है? लो और रक्त नीति को अपनाने वाला राजा कौन? पूछा हुआ है, पूछेगी 2-3 क्लास में, लोगों को इसको ध्यान रखना है। बलबन ने शत्रुओं के प्रति लो और रक्त, लो और रक्त की नीति अपनाएं। लोग जानते हो ना, रक्त का मतलब भी जानते होंगे लोग। इसको कहते हैं राजा महाराजाओं के हथियार किसके होते थे? और वो दुश्मनों का सामना करते तो क्या होते थे? जब हथियार दुश्मनों से टकराते तो क्या निकलता था? उनके वार लगते थे और मारे जाते थे। तो इस नीति का सबसे पहले किसने अपनाया था? इस नीति को ठीक है। रक्त और लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। इसको ध्यान रखना। अब इस नीति के अंतर्गत होता क्या था? ऐसे नहीं कि भाई सबको ही मार दिया जाए, किया जाता था। उसके लिए एक बंदिश होती थी कि पुरुषों को क्या कर दिया जाता था? पुरुषों को मार दिया जाता था। बच्चों और
को गुलाम। किया जाता है इस नीति में, पुरुषों को मार दिया जाता था और जो बच्चे और स्त्रियां होती थी उनको गुलाम बना लिया जाता था। मार्च 1980 में बलबन की क्या हो जाती है मृत्यु। अब जो अमीर है वो क्या हो गए थे, पहले तो क्या था, एक राजा की जो नीति थी उसके अंतर्गत अमीरों को की बात को मानते थे, राजा की बात को मानते थे। लेकिन जब राजा क्या हो जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करने लग जाते हैं, खूनी संघर्ष। संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया क्या, अमीरों का, अमीरों के संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। यानी अमीर थे वो क्या करने लगे, खून खराबा करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे। कौन करने लगे, अमीर लोग, पैसे वाले। क्यों, क्योंकि पहले तो अमीर किसकी नीति चली हुई थी, बलबन ने सबको क्या कर रखा था, एक नियंत्रण में ले रखा था। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाती है, अमीर आजाद हो जाते, एक तरह से फ्रीडम से हो जाते कि हमारे किसी की पालना नहीं करनी, अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे जिसको मार सकते हैं। मतलब एक तरह से खूनी संघर्ष इनमें शुरू हो जाता है। ह्यूमर्स का वर्ड, ह्यूमर्स का वर्ड करके 1290 ईस्वी में जमालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जमालुद्दीन खिलजी खिलजी ने 1290 ईस्वी में ह्यूमर्स की हत्या कर दी और इसी 1290 में क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत है वह प्रसिद्ध रहा है। कौन सा, बलबन का राजत्व है। अब बलबन पीछे क्या थी, वे जो राजा है वह क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि, इसका प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी इसमें उसे अपना एक प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा है। जनता से अलग व्यक्तित्व है, राजा का क्या है, व्यक्तित्व है, साधारण लोगों से क्या है, अलग है। क्योंकि अगर वह साधारण लोगों से अलग नहीं है तो वो क्या नहीं, इसमें क्या साधारण लोगों से कहीं ज्यादा गुण है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर अपना शासन चला रहा है। यानी अन्य लोगों से उसके गुण क्या है, विशिष्ट है, कुछ खास है।
ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी उसमें जो भी शक्ति है वह क्या है, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर की दी। बलबन तुर्क अमीर के विद्रोह से परिचित था। बलबन क्या था? तुर्क अमीरों के जो विद्रोह है उससे परिचित था। इसलिए उसने क्या कर रखा था, बलबन ने सभी अमीरों को अपने नियंत्रण में रखा था। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है वैसे वहां क्या हो जाता है, खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। इसका अमीरों, इस कारण बलबन ने क्या कर रखा था भाई, अपने दरबार में कठोर अनुशासन बलबन के दरबार में क्या था भाई, कठोर अनुशासन। अब कठोर अनुशासन क्या होता है भाई, इसमें क्या किया जाता है, कैसा होता है कठोर अनुशासन, आप नियमबद्ध तरीके से क्या करते हो, इसकी पालना करते हो, नियम को तोड़ते नहीं, उसके शासन में रहते हो, ठीक है ना। पालना क्या कहलाता है, एक से अनुशासन। अब जाहिर सी बात है, इस राजा के दरबार में कठोर अनुशासन होगा तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं वगैरह होगी कि नहीं होगी। देखिए आप, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, कानून में व्यवस्था की स्थिति क्या थी, व्यवस्थित। कानून व्यवस्था दूसरी बात है, उसमें अगर कानून आपका व्यवस्थित रूप में होगा तो वहां क्या नहीं होगी, चोरी डकैती की घटनाएं होगी जैसे आज के जमाने में हो रही, क्या होगी आज के जमाने में, क्या कहोगे, कानून व्यवस्था सही है क्या आज के जमाने में, नहीं है सही। चोरों डाकुओं का दमन, चोरों डाकुओं का दमन, राजपूत जमींदार के शासन विरोधी विद्रोह को चलना, ये क्या थी, बलबन की कुछ और अनुशासन रखा। और उसने क्या करा, अपनी कानून व्यवस्था क्या रखी, समय सुचारू ढंग से रखी। उसका कारण ये है कि उसने, उसकी कानून व्यवस्था क्या थी, व्यवस्थित थी। चोरों और डाकुओं का उसने क्या किया था, दमन किया था। चोर डाकू उसके शासनकाल में क्या नहीं अपना पेट नहीं बसा सके। राजपूत और जमींदार थे, उनके शासन विरोधी विद्रोह को उसने कुचल दिया। यानी कोई भी विद्रोह करता उसको क्या कर दिया जाता, बलबन दबा दिया जाता। ठीक है, ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है। और किस किस के बारे में पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और
इल्तुतमिश और रजिया और चौथा आपका बल्ब। ठीक है, चारों के बारे में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद में अपने खिलजी वंश बना देते हैं, खिलजी वंश हो तो बताना बता लो जल्दी से। कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे खिलजी वंश। बारह सौ नब्बे से 1320 खिलजी वंश का जो प्रथम शासक है, प्रथम शासक है जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहा। 1290 से 1296 इसकी जो उम्र थी कितनी थी उस समय, 70 वर्ष। आज के जमाने की क्या है स्थिति, आज के जमाने की स्थिति क्या है, इतनी आयु नहीं, घट गई। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी। इसका भतीजा हुआ है दामाद। अलाउद्दीन इलाहाबाद में इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या। उस समय राजा महाराजाओं का शासनकाल चलता था, तो क्या होता था भाई, जो पुरुष थे उसको ऐंठने के लिए वो क्या करते थे, किसी भी प्रकार की कोई रिश्तेदारी नहीं लेते और क्या करते थे, जो भी उनके जो रास्ते में आता था उसको क्या करते थे, तो वो
उसी प्रकार से भतीजे और दामाद ने क्या किया, दामाद अलाउद्दीन ने क्या किया, इलाहाबाद में साजिश रची थी 1296 ईस्वी में, और उसे धोखे से क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। स्वयं क्या हो गया, स्वयं सुल्तान बन गया। बीस वर्षों का जो शासन है, कितने वर्ष तक शासन किया इसने, 20 वर्षों के शासन में अलाउद्दीन क्या किए, कुछ सुधार किए शासन व्यवस्था में। अलाउद्दीन ने शासन में सुधार किए। कैसे सुधार किए, जो प्राचीन राजा महाराजाओं को भी परंपराएं वगैरह चलती आ रही थी, उसमें इसने क्या किया, कुछ सुधार किया, कुछ परिवर्तन किया, उसको नवीन तरीके से संगठित किया। इसने सिक्के चलवाए, क्या चलवाए, जानते हो ना, पुराने समय में चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे। आज के जमाने में किसके चलते हैं, लोहे के। ये सब कौन सा समाज का था, अब वाला पहले वाला, पहले वाला। अपना उल्लेख किस रूप में करवाया, द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर के रूप में सिक्कों पर अपना उल्लेख करवाया। किसने करवाया भाई, इसकी बात करते हैं अपन, अलाउद्दीन। कश्मीर है, उसके शासनकाल में शामिल नहीं थी। गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान इसने शुरू किया। इसने अलाउद्दीन, इसके खिलाफ गुजरात के जो बघेला राजपूत है, उनके राजा राय कर्णदेव के खिलाफ उसने अभियान शुरू किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर में रणथंभौर
और 1303 में चित्तौड़गढ़ करके उसको लूट। 1301 में अलाउद्दीन ने किसके ऊपर आक्रमण किया? रणथंभौर। और 1303 में चित्तौड़गढ़। तो इनके ऊपर आक्रमण करके क्या किया? लूटा। रणथंभौर लूटा कि जो राज्य शामिल कर लिया जाता है, जो उनके अधिकार में नहीं होता तो उसको अपने अधिकार में कर लिया जाता है। और वहां की जितनी भी क्या कहते हैं कीमती वस्तुएं लोगों के पास होती थी उनको क्या कर लेते थे? वो लेते थे, लूट लेते थे। गुजरात अभियान के दौरान उसे प्राप्त। गुजरात अभियान के गुजरात का जो अभियान है उसमें अलाउद्दीन को बहुत सारी धन सामग्री उसके हाथ लग। हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना आई। इस गुजरात की बात कर रहे हैं, पर गुजरात अभियान के अंतर्गत जो धन संपदा तो प्राप्त हुई, इसके अलावा क्या होता है कि एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक, मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ आठवीं क्लास में आपने इसके बारे में हिंदी में चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ाया मैंने मलिक काफूर और अलाउद्दीन के बारे में। इसके अलावा जो जैसलमेर की राजधानी उसमें भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? जैसलमेर के किले की रक्षा की थी। तो इसमें क्या है, एक तो गुजरात का जो अभियान है, गुजरात की जो सीमा है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? अलाउद्दीन आक्रमण कर रहा है, तो वहां पे उसे बहुत सारी धन संपदा प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक हिंदू से क्या बनता है? वो धर्म में बदल करके मुस्लिम सेना नायक बन जाता है। इसका नाम है मलिक काफूर। उसका भी उसे साथ मिलता है। किसको मिलता है? अलाउद्दीन। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर के कारण ही वो क्या कर सका? दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। दक्षिण भारत का विजय है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो दक्षिण के जो क्षेत्र है उनके राजा महाराजाओं को वो क्या करता था? जानता था, पहचानता था कि भाई किसके ऊपर किस प्रकार से वार कर उससे उसके राज्य को हटा सकते हैं, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं, अपने राज्य का क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। ठीक है। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। फिर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। काफूर है मलिक काफूर, वो कहां तक पहुंच गया? रामेश्वरम। रामेश्वरम अभी भी रामेश्वरम दक्षिण भारत में है ना। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, इसका जो जन्म स्थल है वो भी क्या माना जाता है?
रामेश्वरम। रामेश्वरम कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य, वहां तक उसने क्या कर ली, अपनी विजय प्राप्त कर ली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता। मलिक काफूर उसकी सहायता नहीं करता तो क्या अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक जो रामेश्वरम वहां तक पहुंच जाता, क्या अपनी विजयी अभियान को लेकर के? नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? एक जानकार कूटनीतिज्ञ की जरूरत होती है, और वो कौन था? मलिक काफूर। ये किसने कही थी रामेश्वरम तक है? अमीर या अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस स्थान तक विजय प्राप्त की? किस तक की थी? रामेश्वरम। ठीक है। अलाउद्दीन के समय में जो राजस्व का व्यवस्था था वह भी निर्मित किया गया। राजस्व जानना, जिसको अपन कहते हैं कर, या जो राज्य की आय है वह किस पर निर्धारित होती थी? किसानों की फसल होती थी, उससे क्या लिया जाता था? लगान लिया जाता था, कर लिया जाता था, या फिर धर्म के नाम पे कर लिया जाता था, या कोई प्रथाएं होती थी उनके ऊपर कर लिया जाता था। एक क्या होती थी? राज्य का राजस्व या राज्य की हुआ करती, तो उसमें भी उसने परिवर्तन किया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। कितने आदेश? 4 आदेश। देखना जरा 4 आदेश कौन से हैं। विद्रोह पर के 4 आदेश। पहला आदेश था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाता है। राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा इसमें दिल्ली में मद्य निषेध। मद्य निषेध जानते हो क्या? अरे मद्य निषेध जानते हो क्या? जो भी नशे की चीजें होती है उसके ऊपर रोक लगाना। तीसरा इसमें गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर प्रणाली
का गठन। और चौथा है इसमें अमीरों के परंपरा मेल मिलाप पर रोक लगाना। ये आप इंद्रों के नियंत्रण के 4 आदेश मान सकते हो। इसमें पहला इसमें दे रखा है कि अमीर वर्ग की जो संपत्ति है उसको जब्त कर। अमीरों के पास क्या है भाई, वो हमारी धन संपत्ति है तो उसको क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। मतलब राजा है वो अपने अधिकार में ले ले। इसके अलावा जो खालसा भूमि है, खालसा किससे संबंधित है, कोई सिख धर्म में जो कितना ये वो धार्मिक धर्म स्थल के लिए, तो उस भूमि को क्या किया जाए, कृषि योग्य बनाया जाए, खेती के लायक बना करके राजस्व में वृद्धि की जाए। कि जो जमीन धार्मिक स्थल के नाम पर यूं ही पड़ी है तो उसको क्या किया जाए, कृषि भूमि में बदल दिया जाए और राजस्व में वृद्धि कर दी जाए। दूसरा इसमें देख रहा है कि दिल्ली में मद्य निषेध, यानी जो नशे की चीजें होती है उनके ऊपर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी जाए। तीसरा दे रखा है कि गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए, किस प्रकार से अपन गुप्त सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं उस प्रणाली को किया जाए। चौथा है इसमें अमीरों का जो परस्पर मेल मिलाप है उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। एक अमीर दूसरे अमीर से नहीं कर सके, मेल मिलाप नहीं रख सके और अपनी जो बातें हैं उनका आदान प्रदान ना कर सके, तो इसके ऊपर भी उसने क्या कर दी, रोक लगा। ठीक है, ये आपके 4 विद्रोह के नियंत्रण के 4 आदेश। अच्छा, इसमें खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल नासिरी उल मुमिनीन ये उपाधि उसने धारण की। लाजिम खिलजी है ना, ये उपाधि उसने यस्मीन उल खिलाफत नासरी उल मुमिनीन। आई नूल कुतु है, अमीर खुसरो ने अपने को विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, जनता और जनता का चरवाहा अमीर खुसरो ने अपनी जो पुस्तक है खजाइनुल फुतूह, इसमें अमीर खुसरो ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवा, इन उपाधियों से, ये उपाधियां उसे दी गई। किसने दी है, अमीर
किसको दिए? सुल्तान किसे कहा जाता है? ये जो पदवी है वो किसने दी थी? अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल कुतुब में दी, ठीक है ना। पुलिस, गुप्तचर, डाक, प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार है बाजार नियंत्रण का। सबसे अधिक जो प्रसिद्ध जो सुधार है वो कौन सा माना जाता है? बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण बाजार नियंत्रण, बाजार के ऊपर उसने क्या रखा? एक तरह से नियंत्रण रखा। बाजार में नियंत्रण क्या होता है कि उनकी कीमतों में क्या नहीं होने देना? वृद्धि नहीं होने देना। आम लोगों तक जो कीमत है, आम लोगों उस कीमत को क्या कर सके? कीमत की वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए उसने बाजार से नियंत्रण रखा। जो बाजार है वो नियंत्रण में है क्या किसी के? क्योंकि आजकल बाजार में क्या होती जा रही है? दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसलिए बाजार का नियंत्रण नहीं। से एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन ने सबसे महत्वपूर्ण सुधार किस क्षेत्र में किया? तो इसको जानना आपको। बाजार नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण किया, ठीक है ना। दीवानी रियासत व्यापार का नियंत्रण साना या दंडाधिकारी का होगा। मुहत्तसिब जनसाधारण का रक्षक और नापतोल का निरीक्षण करता। खरीद के मालिक, उच्च अधिकारी आदि पद सृजित कर शासन को, यानी अलग अलग विभाग के उसने क्या की? अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार से उसने क्या किए? प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें सुधार किया। उसने अपनी एक विशाल सेना की रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी की। कि विशाल जो सेना है उसका जो रख रखाव है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसने आर्थिक, यानी जो सैनिक थे उनको क्या किया? अधिक धन देने की व्यवस्था की। जिसको कहते हैं वेतन, उसमें वृद्धि की। मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। मुनाफाखोरी जानते हो ना? वस्तुओं को जमा करके कीमत बढ़ने पर उसको उन वस्तुओं की कीमत बढ़ा करके बेचना क्या कहलाता है? मुनाफाखोरी। जैसे मान लो कि किसी वस्तु का भाव 10 रुपये, तो आपने क्या किया? उसको जमा किया और उसके 40 रुपये में बेचा है, तो ये 30 का क्या हो गए? मुनाफाखोरी हो गई, नहीं हो गई? तो इसके ऊपर उसने क्या की है? रोक लगाई। सराय स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। सराय अदल, बाजार का नाम है सराय अदल। विदेशी वस्तुओं का बाजार। सराय अदल क्या होता था? स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार। वहां पे क्या होती थी? उस क्षेत्र विशेष में जो चीजें बनती थी वो आती थी। इसके अलावा विदेशों में जो वस्तुएं होती थी वो भी वहां पर उस बाजार में बिकने के लिए आती थी। तो मतलब क्या हो गया? स्थानीय और विदेशी वस्तुएं सराय अदल पे क्या की जाती थी? खरीदी और बेची जाती। कौन सी? देशी और विदेशी वस्तु, सराय अदल, ये बाजार का। अलाउद्दीन पहला शासक था सैनिकों को नगद वेतन दिया।
अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, सैनिकों को नगद वेतन, वरना जो जितने भी महाराजा है उन्होंने क्या किया था, सैनिक विभाग से जो संबंधित सैनिक थे उनको किसी को भी क्या नहीं दिया जाता था, नगद वेतन नहीं दिया जाता। इस प्रकार से उसने क्या किए, हर क्षेत्र में क्या किए, सुधार किए। किसने किए, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला का उसके सीढ़ी बनवाया जिसमें 7 थे। कितने दरवाजे थे, 7 दरवाजे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, अच्छा इसकी मृत्यु है वो कब हो जाती है, 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु, इसकी अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में उसका जो पुत्र है कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उसने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया, यानी जो पिता की क्या है कठोर जो शासन वगैरह या जो आदेश वगैरह लगा रखे थे उन सबको क्या कर दिया उसने, रद्द घोषित कर दिया। किसने कर दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक ने, यानी पिता की जो नीतियां थी उन सबको उसने नकार दिया। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, इसने अपने आप को क्या घोषित किया, खलीफा। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अपने जो पिता की कठोर नीतियां उनको रद्द कर दिया। कुल वासिक बिल्ला की उपाधि, इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरत शाह सुल्तान बना जो खिलजी का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन खुसरत शाह अंतिम शासक। इसके साथ आपका ये खिलजी वंश है ये भी क्या होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित है जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छी तरीके से लिखने अपनी नोट, ठीक है ना, और उसको पढ़ना भी है ताकि आपके क्या हो, ढंग से समझ में आए। और किसी को कुछ भी बात पूछनी हो तो बोले, कुछ नहीं पूछना, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो आगे अपन तुगलक वंश है वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।